मजीद बारिशें और बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने नई पेशगोई कर दी। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, हर सू सफेदी छा गई। राबते मुनक़ता। मगरबी हवाओं का सिस्टम मंगल तक जारी रहेगा। मकामी आबादी की मुश्किलात बढ़ गई। लैंडस्लाइडिंग के बायस शारा कराकरम बंद। शहर कायद सर्दी की लपेट में यकबस्ता हवाओं का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की मौजूदा लहर आइंदा 3 रोज बरकरार रहेगी। सिंध में स्कूल के औकात कार में तब्दीली के फैसले में तोसी। स्कूल सुबह 9 बजे शुरू करने का फैसला बरकरार। 4 फरवरी तक स्कूल सुबह 9 बजे खुलेंगे। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, बड़ी बैठक आज लगेगी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शमूलियत के हवाले से गुफ्तगू होगी। मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म से इजाज़त तलब करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ ICC के नामुनासिब रवैये पर वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होने के ऑप्शन पर भी गौर किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का भी इम्कान है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने रवा बरस T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सलमान अली आगा कप्तान मुकर्रर। इवेंट 7 फरवरी को शुरू होगा जो 8 मार्च तक जारी रहेगा। और आलमी जरीदे की वॉशिंगटन में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी की तारीफ। दी डिप्लोमेट ने लिखा कि पाकिस्तान ने समझदारी से अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नई समत दी। पाक अमेरिका इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बहाल हुआ। $680 मिलियन के F-16 अपग्रेड पैकेज की मंजूरी हासिल की। अमेरिका का इत्तेहादी समझा जाने वाला भारत 50% टैरिफ और सदारती दौर से महरूमी का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ सादिया सैमसन और आप देख रहे हैं दुनिया बुल है। और मैं हूँ शुमाइला अरशद। और सबसे पहले कुछ बात करेंगे मुल्क में जिस तरह से मौसम है। सादिया, हमने देखा है कि करवट बदल रहा है और पूरे मुल्क की अगर बात की जाए तो मौसम ने जो है वो अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। मगरबी सिस्टम है जो कि बलूचिस्तान में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बारिशें हुई हैं और बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ख़ास तौर पर अगर चमन और गिरदोनवा की बात की जाए तो मूसलाधार बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ गए हैं और कोयटा में हल्की बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई है। वेल वी रियली होप कि ये वीकेंड आपके लिए अच्छा गुजरा होगा, आपने अपना अच्छा ख्याल रखा होगा, क्योंकि ये वीकेंड अगर सर्दी के लिहाज से बात किया जाए तो कभी बढ़ती रही सर्दी, कभी नीचे आती रही। एंड आई एम श्योर दैट लॉट ऑफ पीपल जो कि ट्रैवलिंग के लिए गए हैं अपर एरियाज में, तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखें क्योंकि ये सर्दी अभी जारी रहने वाली है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल तक बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, मरी, गलियात में बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वेयर एज अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में भी सर्दी अभी बरकरार है। चलें, ये तो हमने बात की कि वैसे ओवरऑल मौसम पूरे मुल्क में कैसा चल रहा है। आपको बताते हैं कि इस वक्त क्रिकेट का मौसम भी कैसा चल रहा है। T20 वर्ल्ड कप से कब आलमी क्रिकेट सियासत एक बार फिर से खबरों की जीनत बन गई है और ICC के बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने का फैसले ने ना सिर्फ जनूबी एशिया में हलचल मचाई है, बल्कि भारत है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश के दरमियान भी एक सफारती और स्पोर्ट्स तनाव खुलकर अब सामने आ गया। बिल्कुल ऐसा ही है सादिया, क्योंकि भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि अगर पाकिस्तान ने बांग्लादेश की हिमायत में किसी किस्म के बायकॉट का रास्ता इख्तियार किया तो ICC सख्त पाबंदियां आयद कर सकता है। और इसी हवाले से आज एक अहम मुलाकात भी होने जा रही है मोहसिन नकवी के दरमियान और वज़ीर आज़म के दरमियान। फिर उसमें फैसला किया जाएगा कि आया पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना है या नहीं लेना है। तो ये बड़ा आज अहम सवाल है जिस पर सबकी नज़रें हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये फैसला करता है कि उसे बायकॉट करना है तो उस पर फिर जो भारतीय मीडिया की जानिब से दावा है, और अगर बांग्लादेश की हिमायत पाकिस्तान वैसे तो कर रहा है, लेकिन ये देखना होगा कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में किस तरह से जाना है, क्योंकि जो स्क्वाड है उसका भी ऐलान कल हमने देखा था कि कर दिया गया था। Absolutely, and with that PSL is on the top. PSL 11 में प्लेयर्स ऑक्शन 11 फरवरी को होने जा रही है और टॉप कैटेगरी में ऑप्शन की 20 जो बेस प्राइस जो रखी गई है वो 4 करोड़ 20 लाख रुपए रखी गई है। और T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान, जैसे आपको शुमाइला बता रही थी, कि कर दिया गया है। सो वी आर गोइंग टू टॉक दोनों चीज़ों के ऊपर कि PSL में क्या होने जा रहा है और खास करके T20 वर्ल्ड कप में क्या होने जा रहा है आफ्टर द स्क्वाड हैज़ बीन अनाउंस्ड। तो इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर अली, आप क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमने देखा प्रेशर हो गई है, स्क्वाड का ऐलान हो गया है, लेकिन हम अभी तक फंसे हुए हैं कि हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे। बार बार ये खबरें आ रही हैं कि हो सकता है अगर हम बैक ऑफ करते हैं तो हमारे ऊपर सैंक्शंस भी लग सकती हैं।
आपको क्या लग रहा है मोहसिन नकवी साहब जो सोच रहे हैं वो ठीक सोच रहे हैं, और हम क्या जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, सूरत डाल है बाकी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट है और पाकिस्तान चूँकि आईसीसी के इवेंट्स में हमेशा हिस्सा लेता है और पाकिस्तान को लेना है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, कुछ बांग्लादेश के साथ हमारी इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसके मुताबिक। और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश के खिलाफ जो फैसला लिया आईसीसी ने, वो एक आईसीसी का ना समझ में आना वाला फैसला है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी की जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसके मुताबिक बिल्कुल सही बात है कि अगर सिक्योरिटी की बुनियाद पे इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सकता है, जैसे कि एशिया कप में नहीं आया, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आया, और आईसीसी ने उसको इवन ये कि पाकिस्तान ने बहुत सारी यकीन दहानियाँ भी कराई थी, इसी तरह बांग्लादेश का भी केस था। तो पाकिस्तान उसूली बुनियादों पर बांग्लादेश के साथ खड़ा है। और अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान अगर बांग्लादेश का साथ नहीं देता है इस वक्त, और पाकिस्तान अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड नहीं करवाता है, तो जाहिर है बांग्लादेश के लोगों को, बांग्लादेश के अवाम को ये बात पसंद नहीं आएगी। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल सूरत हाल है, और पाकिस्तान हमेशा मुस्बत किरदार अदा करता रहा है। पाकिस्तान हमेशा क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए रीजन में हमेशा काम करता रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी की भी कुर्बानी दी। लेकिन अब ऐसा लगता है शायद वो वक्त आ गया है जिसका बहुत पहले एक फैसला हो जाना चाहिए था, और अब पाकिस्तान जो है, हो सकता है कि ऐसा लगता है कि शायद वो इस इवेंट का बायकॉट करे, और जिससे बहुत बड़ा एक नुकसान हो जाएगा आईसीसी के क्रिकेट को भी और आईसीसी के इवेंट को। एहतियात साहब, आपको वैसे क्या लग रहा है पाकिस्तान को क्या फैसला करना चाहिए? आया बायकॉट करना चाहिए, या आप समझते हैं कि हिस्सा लेना चाहिए? क्योंकि अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है तो क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है? और साथ ही साथ हमें ये बताइएगा कि बांग्लादेश को जो बाहर किया गया है वर्ल्ड कप से आईसीसी की जानिब से, बांग्लादेश के लिए और आईसीसी के लिए कितना नुकसानदेह है? देखिए, बांग्लादेश के लिए जो बाहर किया गया, बांग्लादेश के लिए ये नुकसान है कि वो जो उनको इनामी रकम मिलने वाली थी या शिरकत करने की वजह से जो पैसे मिलने वाले थे, वो नहीं मिलेंगे। लेकिन आईसीसी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है कि आपका एक अहम मुल्क जो टेस्ट क्रिकेटिंग नेशन है, कोई आम मुल्क नहीं है, और वो इस इवेंट में नहीं होगा। 25-26 करोड़ आवाम है बांग्लादेश के, या 30 करोड़ हैं जैसा कि कहा जाता है। 30 तो करोड़ जी। वो जो व्यूअर्स हैं वो आप खो देंगे। पहला माशी नुकसान ये एक जो। दूसरी बात यह है कि रीजन में क्रिकेट का एक बड़ा एलिमेंट है, और उसके न होने से क्रिकेट को बहुत सख्त धचका पहुंचेगा, क्योंकि इस वक्त क्रिकेट जो है सिर्फ एक खेल नहीं रहा है, बल्कि क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का भी जरिया बन गया है। तो जाहिर है उसका नुकसान ब्रॉडकास्टर्स को भी होगा, स्पॉन्सर्स को भी होगा। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बांग्लादेश में मार्केटिंग करना चाहती हैं, वो उनको नुकसान होगा। तो मैं समझता हूँ इससे बांग्लादेश को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा जितना आईसीसी को नुकसान होगा, और आईसीसी इस नुकसान को कवर करने के लिए फिर उसको बहुत जतन करने पड़ेंगे। हो सकता है कि आईसीसी इस इवेंट को नुकसान ज़्यादा एक इवेंट शुमार करे। दूसरी तरफ ये कि पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। पाकिस्तान की अपनी एक मुसल्लमा हैसियत है, और पाकिस्तान के बगैर किसी इवेंट का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है तो ऐसा लगता है कि पूरा इवेंट जो है बिल्कुल वो ज़ीरो हो जाएगा, सिफर हो जाएगा, क्योंकि दूसरी टीमों के इतने व्यूअर्स नहीं है दुनिया में जितने पाकिस्तान और इंडिया के मैच के, और पाकिस्तान इंडिया के मैच पे बहुत बहुत कुछ बेस कर रहा है। राइट। अच्छा, अब थोड़ी सी कल के स्क्वाड के ऊपर भी देख लेते हैं। स्क्वाड अनाउंस हुआ और उसके ऊपर आपने देखा होगा आकिब जावेद साहब ने कुछ चीज़ें भी बताई हैं, खास करके पेसर्स के हवाले से ज़्यादातर जर्नलिस्ट को जो है वो रिजर्वेशंस रही हैं। एवरीबडी इज़ कंसर्न कि क्या हमारे पास शाहीन आफरीदी के साथ कोई और मौजूद रहेगा, और शाहीन की खुद फिटनेस एक क्वेश्चन मार्क है। आपको लगता है आकिब जावेद की ये जस्टिफिकेशन कि वी नीड, हम लोग नहीं वसीम जूनियर को भी नहीं डाल सकते थे, एंड वी डिड नॉट हैव द ऑप्शन ऑफ हारिस राउफ, हमें देखना है कि हमारे पास न्यू बॉल के कौन से बॉलर्स हैं। विद दैट आपको लग रहा है कि खुद शाहीन नई बॉल के साथ बहुत अच्छा कर पा रहा है? देखिए, श्रीलंका अगर पाकिस्तान मैच खेलता है इस इवेंट में, तो श्रीलंकन की पिचों पर फास्ट बॉलर्स का इतना ज़्यादा किरदार नहीं होता जितना कि स्पिनर्स का होता है। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि वसीम जूनियर को टीम में होना चाहिए था। वसीम जूनियर जो है, और नसीम शाह से बेहतर इस वक्त उनकी कारकर्दगी है। उन्होंने पिछली सीरीज में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। फिर उसके अलावा वसीम हमेशा
एक तसलसल के साथ अच्छी बॉलिंग करते रहे। तो वसीम जूनियर के साथ मैं समझता हूँ बिल्कुल ज़्यादती हुई है और शाहीन शाह अफरीदी 100 हमारी इत्तला के मुताबिक 100% फिट नहीं है। एब्सोल्युटली। उनको जी हाँ, वो बिल्कुल अच्छा। 100% फिट नहीं है और हाँ। लगता है ऐसा है कि वो 1-2 मैच अगर खेलता है पाकिस्तान तो ड्रॉप कर देंगे अपने मैचेज़ जैसे नीदरलैंड से पहला मैच है, शायद वो पहला मैच ना खेलें तो पाकिस्तान की नज़रें जो है वो इंडिया के खिलाफ मैच पर होंगी। तो ओके। थोड़ा-सा इस स्क्वाड में 1-2 चेंजेस होने चाहिए थे, जो नहीं किए गए और एक रिवायती स्क्वाड मुंतखब किया है और ज़्यादा कोशिश की गई कि जो ज़्यादा लोग तजर्बेकार हैं, उनको टीम में रखा जाए। सर बाबर आजम को जो शामिल करने का फैसला किया गया है, हमने देखा कि बिग बैश लीग में बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं रही, फॉर्म में हमें वो नज़र नहीं आए, तो बाबर आजम की जो शमूलियत है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। फिर रिजवान को शामिल नहीं किया गया है, इस बारे में भी बात हो रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए रिज़वान को तो होना चाहिए था टीम में। हम्म। मैं समझता हूँ इतने बड़े इवेंट में रिज़वान जैसा प्लेयर आपके लिए एक एडिशनल हमेशा परफ़ॉर्मेंस देता रहा है। तो रिज़वान के ना होने से यकीनी तौर पर पाकिस्तान को काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। 2 हम्म। विकेट कीपर लिए हैं, दोनों रेगुलर नहीं है। नाफ़े भी रेगुलर विकेट कीपर नहीं है और उस्मान खान भी नहीं है। तो इस सिचुएशन में होना चाहिए था कि रिज़वान होते। बाबर आज़म जो है वो बिग बैश में तो नहीं अच्छा खेल सके, नहीं रन्स बना सके और बाद में एक ऐसा मतलब हुआ भी एक वाक़या हुआ जिसने बाबर आज़म की कारकर्दगी पे बड़ा एक सवालिया निशान लगा दिया है कि जब आपको आपका टीम जो है वो इस काबिल भी नहीं समझ रही है कि आप जो है वो आखिरी ओवर खेलें। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद मैं समझता हूँ बाबर आज़म का टीम में होना एक अच्छी बात है क्योंकि अगर बाबर आज़म को निकाल देते हैं फिर किसको टीम में रखेंगे? हसन नवाज़ को आपने पहले ही आज़मा लिया, वो नहीं चल सके। उसके बाद आपके पास कोई ऐसा बैट्समैन नज़र नहीं आता। तो बाबर आज़म मेरे ख़्याल से मजबूरी बन गए थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट शायद चाहती है कि बाबर आज़म जो है कुछ रोल प्ले करें। क्या रोल हैदर होगा भाई, ये अभी जी, नहीं है। ये बताइएगा कि हमारी विकेट कीपिंग कौन करने जा रहे हैं? ये थोड़ा-सा फ़नी भी है। आपके पास नाफ़े भी मौजूद है, आपके पास उस्मान जी। खान भी मौजूद है, आपके पास साहबज़ादा फ़रहान भी मौजूद है, जी, आपका जी। प्रोफ़ेशनल रिज़वान आपने बिठा दिया है, वो आपके साथ नहीं होगा। जी। हू आर वी गोइंग टू गो विद? साहबज़ादा अ, फ़रहान की हमने मैं कीपिंग देखी ऑलरेडी। जी। नहीं, शार्दुल फरहान तो एज़ ए कीपर नहीं है इस वक़्त पाकिस्तान टीम की गिनती में, क्योंकि वो इतने अच्छे कीपर नहीं है। लेकिन उस्मान खान मेरे ख़्याल से पहले इनकी चॉइस होंगे। राइट। नाफ़े जो है उनका तजुर्बा नहीं है और नाफ़े शायद बेंच पे ही बैठेंगे और हुँ। बवक़्त ज़रूरत जब कोई बैट्समैन की ज़रूरत होगी उनको खिलाया जाएगा। लेकिन उस्मान खान फर्स्ट चॉइस होंगे। लेकिन मुझे उस्मान खान की कीपिंग पे भी काफ़ी रिज़र्वेशंस हैं। ठीक है, वो मुनासिब विकेट कीपर हैं, कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं है। लेकिन जो विकेट कीपिंग मोहम्मद रिज़वान करते हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है पाकिस्तान के लिए कि आप बगैर रेगुलर विकेट कीपर के खेल रहे हैं और उस्मान खान की बैटिंग भी जो है कोई ख़ास नहीं है। उनके लिए कल एक 2-3 जुमले कहे माइक हैसन ने मैं हैरान हूँ उसपे। हुँ। वो कह रहे हैं कि जी बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। हालाँकि उन्होंने किसी मैच में एक 50 नहीं किया। 11 या 12 इनिंग्स में उनका सबसे हाईएस्ट स्कोर 33 है। उसके अलावा 3, 5, 7, 4, 6 इस तरह है। तो एक एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी कोई हैवी परफॉर्मेंस नहीं है, उसके बावजूद उसको रिज़वान पर तरजीह देना, ये समझ में नहीं आता। अच्छा। राइट। हैदर साहब, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर हम देखें पाकिस्तान के जो मैचेस हुए उस तनाज़ुर में आपको जो ये 15 रुकनी स्क्वाड है बैलेंस नज़र आता है, उससे हमने कुछ सीखने की कोशिश की है? देखिए ऑस्ट्रेलिया की खिलाफ जो सीरीज में स्क्वाड है उसमें से हम्म। 2-3 तब्दीलियाँ इसमें आप देख रहे हैं। हम्म। एक तो लड़के 2 कम हो गए हैं, उसमें आपने 17 का स्क्वाड ऐलान किया, यहाँ 15 का है। दूसरी बात ये कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो आप इस तरह नहीं खेलने जा रहे हैं जैसे कि आप शायद उससे टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड को कुछ फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। सही। हुँ। अलबत्ता ये है कि वो सारे लड़के जो इस वक़्त स्क्वाड में हैं टी20 के वो सारे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैं, तो वहाँ पे शायद उनको कुछ प्रैक्टिस मिले, कुछ ट्रेनिंग मिले। लेकिन एक बड़ा सवाल ये होगा, अगर आज पाकिस्तान कोई ऐलान ऐसा करता है कि टी20 वर्ल्ड कप में नहीं जाएगा, तो फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ जो है वो बेमायने हो जाएगी। और मुझे राइट। ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप का बायकॉट किया, तो फिर ऑस्ट्रेलिया अपनी ऑब्वियसली। वो टीम नहीं भेजेगा जो वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। फिर हुँ, वो कोई हुँ। बिल्कुल ही यंग जूनियर प्लेयर्स आएँगे।
राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। डेफिनेटली फिर बात करनी होगी। आज हमारा पीएसएल ऑक्शन का टॉपिक मिस हो गया, बट विल डेफिनेटली गेट बैक टू दैट कि पीएसएल ऑक्शन जो हुई है उससे क्या लोग और फैंस क्या फिगर आउट कर रहे ये हैं। बात बिल्कुल ठीक किया कि अगर पाकिस्तान निकलता है तो फिर तो मज़ा नहीं रहेगा, क्योंकि जो मज़ा आता है पाकिस्तान और भारत का जो मैच होता है वो सबसे ज़्यादा क्रेजी होता है और उसको देखने के लिए खासे लोग जो है वो देखते हैं लेकिन मैच हमें को। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कोई पहला शख्स आया है पाकिस्तान में पीसीबी के लिहाज से, अगर हम बात करें, मोहसिन नकवी साहब, जो जिन्होंने stand ले टक्कर रहे का हैं, जवाब दिया और स्टैंड लिया, एंड एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया भी थोड़ा सा बौखलाया हुआ हमें नजर आ रहा है। और अभी तक ट्रॉफी भी नहीं मिली है। वेल, विद दैट हम ले रहे हैं एक ब्रेक, विल सी यू आफ्टर दिस। वेलकम बैक, वी रियली होप यू हैड अ गुड स्टार्ट टू द डे। जनाब, मुल्क भर में मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है। ईरान के रास्ते आने वाला जो नया मगरबी सिस्टम है वो बलूचिस्तान में दाखिल हो चुका है और इसकी वजह से इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। चमन और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए हैं, जबकि अगर कोयटा की बात की जाए तो वहाँ हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। ज़ियारत और कल्लात में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात ने यह बताया है कि मंगल तक बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, मरी और गलियात में बारिश होगी, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। ख़ासतौर पर अगर मरी की हम बात करते हैं तो मरी में जो है वो बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुई है और बताया गया है कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड जो है वो बर्फबारी ने तोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से जो रास्ते थे वो भी बंद हो गए थे, फिर गाड़ियों का दाखिला भी वहाँ पर बंद कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद सादिया में देखा था कि बहुत बड़ी तादाद में लोग मरी का रुख करते हैं, वहाँ जाकर इंजॉय करते हैं और जो ये बर्फबारी होती है उसको खास तौर पर देखने के लिए लोग मरी जाते हैं। मरी और बड़ा इज एन इजी enjoy करते हैं। एक्सेस टू लॉट ऑफ पीपल। शुमाइला, दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि लोग वहां पर जा रहे होते हैं। आरिफ सईद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मरी से हमें बताएंगे कि इस बार कितनी बड़ी तादाद में यहाँ से आया है और इस वक्त क्या मौसम की सूरत हाल है। आरिफ, ओवर टू यू। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरकज सारमरी के तफरी मरकज मान रोड पर। अगर मौसम की बात की जाए तो आज जो है वो आसमान पर काली घटाएं छाई हुई हैं। पूरी वादी को बादलों ने अपनी लपेट में ले रखा है। यख बस्ता हवाएं भी चल रही हैं। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। अगर बात की जाए सौ की तो सियाह जो है काफ़ी तादाद में यहाँ पर मरकज सारमरी पहुँचे हुए हैं और वीकेंड भी था। सौ ने बर्फ से खूब अटकेलियाँ भी की हैं और खूब लुत्फ़ होते रहे, लेकिन आज जो है ना वो काली घटाएं छाई हैं। बर्फ महकमा मौसमियात के मुताबिक किसी भी वक्त बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो सकता है। आज रात के वक्त बर्फबारी जो है वो हो सकती है। इस वजह से सौ ने यहाँ पर अपने डेरे डाल रखे हैं ताकि यहाँ पर गिरती बर्फ के नज़ारों को देख सकें और उससे लुत्फ़ हो सकें। जी बिल्कुल, हमें बता रहे हैं कि मरी में जो है वो लोग किस तरह से एंजॉय करें। और सारिया हम देखते हैं कि जहाँ एक जानिब मौसम रहमत होता है लेकिन दूसरी जानिब जहमत भी होता है, मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब इस तरह का मौसम ख़ास तौर पर हम देखते हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहेगा इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब। अभी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट से बात हो रही थी, वो ये कह रही थी आज फिर एक्सपेक्टेशंस हैं मरी वाले, मुझे लग रहा है अब तंग आ गए हैं कम से कम इस बर्फबारी से। कराची में कल परसों बहुत सर्दी रही, आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद थोड़ी इसकी शिद्दत में कमी आई है। क्या एक्सपेक्टेशंस है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, स्टार्ट कराची से करते हैं कि कराची में आप बिल्कुल सुबह आपको जो है सर्दी कम फील हुई होगी। उसकी रीज़न ये है कि आज कराची के स्काइज पे जो है वो क्लाउड्स मौजूद हैं मीडियम लेवल के, जिसकी वजह से याद रखिएगा जब क्लाउड्स होते हैं तो सर्दी की शिद्दत थोड़ी सी कम फील की जाती है। ताहम जो डे टेम्परेचर होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत होता है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है क्योंकि स्काइज पर क्लाउड्स मौजूद होते हैं। तो ये सिलसिला कराची में प्लस माइनस चलता रहेगा, कभी क्लाउड कभी क्लियर। और ये कराची में सर्दी की जो ये मौजूदा लहर है ये तकरीबन एंड ऑफ मंथ तक जारी रहेगी। ताहम जो है आखिरी दिनों में आके थोड़े से टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएंगे। जी, अब हम बात करते हैं मुल्क के बालाई इलाकों की, जहाँ पर इस वक्त जो है वो ये सिस्टम जो है मौजूद है। अगर आप मेरी स्क्रीन पे बैक पे देखें तो ये आपको पाकिस्तान की वेस्टर्न साइड पर जो है आपको क्लाउड नजर आ रहे हैं, जिसमें जो रेड कलर है वो ये बता रहा है कि इट इज़ अ डेंस क्लाउड। जैसा कि अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त चमन और ज़ियारत के गिरदोनवाह में जो क्लाउड्स हैं वो ज़्यादा डेंस हैं और वहाँ पर इस वक्त स्नोफॉल हो रही होगी। और यही सिलसिला इसके साथ साथ अगर हम केपी की बात करते हैं तो केपी के जो वेस्टर्न एरियाज हैं उन इलाकों में भी इस वक्त बर्फबारी हो रही होगी। और अगर हम मरी की बात करते हैं तो मरी में आने वाले आइंदा चंद घंटों के दौरान जो है वो बर्फबारी मुतवक्को है।
ठीक है। अनुप साहब ये बताइएगा कि अब मज़ीद क्या सेफ होगा सयाहों के लिए रुख करना मरी का, क्योंकि पहले भी बड़ी तादाद में लोग वहाँ फंस गए थे। आज फिर एक्सपेक्टेशंस है कि मरी की तरफ भी बर्फबारी हो सकती है, अपर एरियाज में बर्फबारी हो सकती है। तो वो सारे लोग जो अपर एरियाज का रुख कर रहे हैं इस बर्फबारी को देखने के लिए, इज इट सेफ फॉर देम टू गो देयर? देखिए, याद रखिए कि मौसम जो है वो जब शिद्दत इख्तियार कर लेता है तो ऑफ कोर्स सी बात है वो हमारे लिए प्रॉब्लम भी डेवलप करता है। तो लोग बिल्कुल जाते हैं क्या कहते हैं बर्फबारी को एंजॉय करने और मौसम का मजा लेने, लेकिन ज़हन में ये बात रखनी चाहिए कि जो वहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं या जो आपके पास एडवाइजरीज हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए अपने प्लान्स करें। ये ना हो कि जो इंजॉयमेंट करने जा रहे हैं वो आपके लिए ज़हमत बन जाए। ऑफ कोर्स की बात है जी। कि वेदर जब हार्श होता है तो वो तो फिर ये नहीं देखता ना कि आप सयाह हैं या आप कौन हैं। तो अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स आप अपने साथ लेकर चलें। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ ताउन करें, वो आपकी भलाई के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ पर मौजूद बिल्कुल है, ऐसा ही है। उनका भरपूर साथ दें। और अफ़सोस की बात है कि आने वाले जो आज की रात जो है वो मरी में एक दफ़ा फिर जो है वो इंटेंस स्नोफॉल और रेनफॉल हो सकती है। ठीक है। अच्छा अंजुम साहब ये बताइएगा कि बारिशों का क्या सिलसिला रहेगा? सर्दी तो खासी ज़्यादा है क्योंकि हमने देखा था कि हफ्ते की रात जो है ख़ास तौर पर अगर कराची की हम बात करते हैं तो सर्द तरीन रात थी। आगे ये सिलसिला कैसे रहेगा? अगर हम सिंध की बात करते हैं या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं तो सर्दी के मौसम का जो दौरानिया है वो कब तक जारी रहेगा? मज़ीद बढ़ेगी या अब नॉर्मल होना शुरू होगा? देखें, ये जो स्पेल जैसे ही एंड होगा इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि एंड ऑफ मंथ तक जो है वो हुँ। तकरीबन पाकिस्तान के तमाम इलाके जो है वो सर्दी की लपेट में रहेंगे। जैसा कि नॉर्दर्न हाफ जो है वहाँ पर सर्दी की शिद्दत कदरे ज़्यादा हुँ। होगी, और अगर हम हुँ। सदर्न हाफ की बात करते हैं तो इसमें अभी 4 से 5 दिन सर्दी बरकरार रहेगी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता टेम्परेचर जो है वो राइज़ होना शुरू होंगे। ठीक। फ़ेब के महीने में ऑफ कोर्स हमें पहले वीक के एंड में जो है वो सदर्न हाफ यानी कि सिंध में जो है वो थोड़ा मौसम बहार आता हुआ नज़र आ जाएगा। टेम्परेचर में अ बिट राइज़ ट्रेंड होगा, और उसके साथ-साथ जो है नॉर्दर्न हाफ जो है उसमें तकरीबन 20 मई तक, सॉरी 20 फ़ेब तक जो है वो सर्दी की शिद्दत रहेगी। हुँ। इस दौरान ठीक। फरवरी में भी जो है वो बारिश बरसाने वाले सिलसिले मुल्क को मुतासिर करते रहेंगे, जिसकी वजह से नॉर्दर्न साइड में तो सर्दी रहेगी, तमाम सदर्न साइड में अब मौसम आहिस्ता-आहिस्ता मुतदिल होना शुरू हो जाएगा। ऑल राइट। अनुप साहब ये बताइएगा, ये कराची में मुझे लगता है लोग सर्दी की वजह से कम और जो तेज़ हवाएं चल रही थी इस सर्दी में उसकी वजह से ज़्यादा परेशान थे। अब ये जो बाय द मंथ ऑफ एंड तक ये स्पेल है इसमें तेज़ हवाओं के साथ ही ये सर्दी जारी रहेगी, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि ज़ियारत में भी अब मज़ीद ठंड हो सकती है, बर्फबारी का इम्कान है, चमन में भी। ये क्या मज़ीद ठंडी हवाएं लेकर आएगा कराची में? जी देखिए, जैसे ये सिलसिला फिर की जानिब मूव करेगा तो एक मरतबा फिर कराची को 2 से 3 दिन के लिए थोड़ी-सी तेज़ हवाओं का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से दिन के औकात में जो चिलिंग फैक्टर है वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से हमें सर्दी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाती है। याद रखिएगा कि जब स्काइज़ पर क्लाउड हो या हवा तेज़ हो, तो कम से कम दर्जे हरारत उस लिहाज से नहीं गिरता, जो कि एक काम एंड कूल मॉर्निंग के दौरान गिरता है। हुँ। ठीक ठीक है। है। बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब, तर्जुमान महकमा मौसमियात, और उनका ये बताना है कि है वो अब आगे जाकर किस तरह से रहेगा। और सादिया हम ये भी देख रहे हैं कि मौसम के जो सूरत हाल होती है उस हवाले से हम देख रहे हैं कि बच्चों की जो स्कूल्स की छुट्टियां हैं, जो छुट्टी का टाइम था टाइमिंग्स वो है, थोड़ा सा जो टाइमिंग्स थी एब्सोल्युटली। वो चेंज कर दी गई हैं, और अब 4 फरवरी तक बताया गया है कि ये स्कूल जो हैं सुबह 9 बजे ही शुरू होंगे। तो ये फैसला भी बड़ा अच्छा है वैसे। डेफिनेटली, और बच्चों को मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल लग रहा होगा। कराची वालों ने ये वाली खास तौर पे सर्दी कराची के बहुत बच्चों को। बहुत अरसे से हम्म। नहीं देखी है। हम्म। वेल, हम मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है इस वक्त सर्दी की ये जान रहे हैं। ऐसे में एबटाबाद का रुख करते हैं, वहाँ से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, उनसे जान लेंगे कि इस वक्त सरदार राशिद क्या फील कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों का क्या कहना है कि एबटाबाद में ये जो सर्दी है वो कब तक जारी रहेगी, और इस वक्त माहौल कैसा है एबटाबाद में। सरदार राशिद, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, एबटाबाद शहर में, और अगर बात करें गलियात की, तो गलियात में आज 5 दिन गुजरने के बाद भी जो है राब्ता सड़कों से बर्फ़ नहीं हटाई जा सकी। तमाम जो हैं उनके जो शहर से, एबटाबाद शहर से उनका जो रास्ता है, जो राब्ता है वो मुनक़ता हो चुका है। अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली भी 5 दिनों से दर्जनों देहात की बिजली भी मुअत्तल है।
तमाम जितनी भी राब्ता सड़कें हैं CNW के जो ज़ेर तमाम ज़ेर अंडर आती हैं। अगर बात करें जो मेन मरी रोड है उसको तो जुज़वी तौर पर खोल दिया गया, ताहम अभी जो बकोट रोड है, इसके साथ साथ मलाच रोड है, सीर गरबी, सीर शर्की, ज़ारत मसूम और दीगर जो दर्जनों देहात की राब्ता सड़कें हैं इस वक्त भी बंद है। ताहम गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानब से जो है हैवी मशीनरी के ज़रिए जो टाउन्स का जो रोड है उनको तो साफ़ किया जा रहा है। मेन जो मरी शारा मरी रोड है जिसको इशारा मरी भी कहते हैं और जो एबटाबाद को मिलाने वाली मेन शारा है वो इस वक्त भी जुज़वी तौर पर जो है वो खोली जा सकी है, सिंगल लाइन है, लेकिन एशियाओं को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाइट और बिजली ना होने की वजह से मकामी लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताहम जो है महकमा मौसमियात की जानब से आज से दोबारा जो है वो बारिश और बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो बताया गया है। जी इब्तिदा राशिद हमें बता रहे थे कि मौसम की वजह से जो परेशानियां और जो सख्तियां वहां के लोगों को फेस करना पड़ रही हैं, ख़ास तौर पर रास्ते बंद हो जाते हैं, बिजली भी उन्होंने बताया कि वो मुनक़ता हो गई है, तो यकीनन एक बहुत बड़ी मुसीबत लोगों के लिए बन जाता है इस तरह का मौसम। लेकिन ये जो मनाजिर है पाकिस्तान में तो हैं ही, लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि अमेरिका की भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। वहाँ तो बल्कि मसाइल 10 गुना ज़्यादा हैं, क्योंकि अमरीका की 30 रियासतें हैं जो कि शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान की लपेट में हैं। वाशिंगटन और मुलहका इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटों से बर्फ और फ्रीजिंग रेन का सिलसिला जारी है। ख़ास तौर पर वर्जीनिया समेत मुतासरा रियासतों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और लोग जो हैं वो अब बड़ी मुश्किलात से दो चार हो गए हैं, क्योंकि जो मसाइल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं इस सख्त मौसम की वजह से। इसी पर बात करते हैं, वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद हैं कौसर जावेद। उनसे जानेंगे कि क्या माहौल है इस वक्त। सारी रियासतों में हर साल एक्सट्रीम वेदर बहुत एक्सट्रीम्स पे जा रहा है। कौसर अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपके यहाँ तो खैर इस वक्त वेदर टाइमिंग्स डिफरेंट होगी, बट जस्ट वॉक अस थ्रू क्या सूरत हाल है। पिछले 3 सालों से बड़ा ही एक्सट्रीम वेदर हम देख रहे हैं, खासतौर पर वर्जीनिया और इसके अतराफ की जो स्टेट्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। कि 30 से ज़ायद रास्ते इस वक्त शदीद मौसम और बर्फ़ानी तूफ़ान की जद में है। सीज़न दूसरा बर्फ़ानी तूफ़ान है। इस वक्त वाशिंगटन एरिया में फ्रीजिंग रेन की स्नो जारी है और ये सिलसिला अभी 24 घंटे तक जारी रहेगा, जो गुज़श्ता 24 घंटे से शुरू हुआ है। इलाकाई गवर्नर्स और मेयर्स ने तमाम रियासतों में एमरजेंसी नाफिज कर दी और एमरजेंसी इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटा जाए। मामूलात ज़िंदगी अहम है, तो स्कूल कॉलेज तालीमी इदारे बंद हैं, सरकारी दफातर बंद हैं, कारोबारी मराकज़ भी बंद हैं। हज़ारों की तादाद में जो परवाज़ें हैं वो भी मनसूख कर दी गई हैं, जिससे ज़मीनी और फ़ज़ाई सफ़र में शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश है। तादाद में लोग बिजली से भी महरूम हैं। आइंदा 24 घंटों में ये बर्फ़बारी और फ्रीजिंग रेन का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मामूलात ज़िंदगी जो बहाल होने में 4 या 5 दिन लग सकते हैं। जो ये स्नो और फ्रीजिंग रेन का सिलसिला बंद होने के बाद यहाँ शदीद सर्दी 3-4 दिन मज़ीद होगी, जिससे सफाई का जो निज़ाम है वो भी मुतासर होगा। मामूलात ज़िंदगी बहाल होने में इन रियासतों में ख़ास तौर पर वाशिंगटन एरिया में आइंदा 6 से 7 दिन लग सकते हैं। आइंदा 24 घंटों में महकमा मौसमियात के मुताबिक यही इसी तरह फ्रीजिंग रेन और स्नो फॉलिंग का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है कौसर जावेद, बहुत शुक्रिया फॉर द डिटेल दैट यू बिन गिविंग अस। वेल, हम देख रहे हैं कि एक्सट्रीम पैटर्न दुनिया भर में हम वेदर्स के देख रहे हैं। जहां पर गर्मी ज़्यादा नहीं होती थी, यही अमेरिका बहुत ज़्यादा गर्मी की लपेट में भी रहा है पिछले कुछ टाइम में, और अब हम देख रहे हैं कि जब सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियाँ भी ऐसे हैं, और यही पैटर्न हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल, गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दी है तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, जिसकी वजह से आई थिंक ये मौसमियाती तब्दीली के जो असरात हैं वो पूरी दुनिया पे पड़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। वेल, इसके साथ ही हम ले रहे हैं एक ब्रेक। सी आफ्टर वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी हम बात करने जा रहे हैं सानिया गुल प्लाजा के बाद इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है, जानेंगे कि क्या डेवलपमेंट हुई है पूरे शहर में। अभी तक किसी के जहन से ये सानिया निकला नहीं है। हर कोई सवालात उठा रहा है कि आखिर ये वाक़या पेश कैसे आया। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मुतादिद दर्ज होने वाला एक बड़ा कानूनी जो कदम है वो ज़रूर सामने आया है, मगर मुतासरा ख़ानदान और ताजिर बिरादरी के नज़दीक जो असल इम्तिहान है वो है अब कि किस तरह से शफाफ तहकीकात होंगी और ज़िम्मेदारों को क्या कटहरे में लाया जाएगा या नहीं।
बिल्कुल ऐसा ही है और जो जाम बहक अफराद हैं उनकी जो तादाद है वो 73 हो गई है। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में कत्ल बिलसबब और गफलत की दफात भी शामिल की गई हैं। वही सादिया जो आप बात कर रही हैं कि तहकीकात तो होंगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या शफाफ तहकीकात होंगी? जो इसके जिम्मेदारान हैं क्या उनको सजाएं मिलेंगी? उनका पता चल सकेगा कि आया किसकी गफलत थी? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि आग लगी, उसको बुझाया नहीं जा सका, जिस तरह से वो फैली। फिर उसके बाद हमने कल ये भी देखा कि गवर्नर सिंह की जानिब से एक बड़ी अहम मीडिया से बात की गई और उसमें उन्होंने जो नुक्ते उठाए, जो सवालात उठाए, वो बड़े अहम थे। एब्सोल्युटली हमारे जो सेफ्टी कवानीन हैं उसके ऊपर भी सवालात उठ गए कि हम किसी भी लगने वाली आग को मैनेज किस तरह से करते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, मोहम्मद काशान, उनसे डिटेल्स ले लेते हैं। काशान, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप स्पॉट पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो यहाँ बताएं कि जो काम चल रहा है मलबा हटाने का, तमाम तर क्या सूरत हाल नज़र आ रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त गुल प्लाजा के स्पॉट से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। कल जो है वफाकी तहकीकाती इदारों की जानिब से यहाँ पर तहकीकात करने के लिए फोरेंसिक्स माहिरीन पर मुश्तमिल टीम यहाँ पर आई थी, जिसके बायस पूरा दिन ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया था। लेकिन कल हमने देखा कि रात गए तक ऑपरेशन फिर शुरू किया गया। कल का पूरा दिन जो है ये तमाम एक्सीवेटर मशीनें यहाँ पर मौजूद थी, डंपर मौजूद थे, लेकिन ऑपरेशन मुअत्तल करने की असल वजह ये थी क्योंकि इस्लामाबाद से और लाहौर से जो फोरेंसिक्स माहिरीन आए हुए थे वो शवाहिद थे। किसी भी हादसे से निपटने के लिए यहाँ पर नफरी भी मौजूद थी, लेकिन हमने कल देखा कि ये साथ ही साथ इसका बेसमेंट भी बना हुआ है। वहाँ पर CSU की टीम के हमरा तमाम माहिरीन अंदर मौजूद थे, वो शवाहिद जमा करके इस्लामाबाद यहाँ से लेकर रवाना हो गए, जिसके बाद ऑपरेशन कल पूरा दिन मुअत्तल रहा। रात होते ही ऑपरेशन शुरू हो गया था। अब तक की तहकीकात के मुताबिक जो है वहाँ पर NAD और जामिया कराची के फोरेंसिक्स माहिरीन भी कल आए थे और इलेक्ट्रिकल टीम की जानिब से सर्वे किया गया था पूरी बिल्डिंग का कि आया इस बिल्डिंग में किसी किस्म का कोई ट्रांसफार्मर तो मौजूद नहीं था, क्योंकि ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने के शवाहिद अगर सामने आते तो उसकी भी तहकीकात की जाती। लेकिन हुकाम से जो हमने बात करने की कोशिश करी, हुकाम इस हवाले से कह रहे हैं कि अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि आला सतही तहकीकात की जा रही है इसकी, और तहकीकाती टीम जो है वो वफाकी इदारों के ऊपर मुश्तमिल टीम बनाई गई है, जो कि कराची से चीफ सेक्रेटरी सिंध, वज़ीर आला सिंध फाइनल रिपोर्ट करके वफाक को अरसाल करेंगे। लेकिन अब तक जहाँ बाक होने वाले अफराद की अगर हम बात करें तो 73 अफराद इस वाक़ये में जहाँ बाक हो चुके हैं, जिनमें से 13 ऐसे अफराद हैं जिनके लवाहिकीन ताहाल डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के दफ्तर से उन्होंने राब्ता नहीं किया है। DC यही बता रहे हैं कि हम उनके लवाहिकीन से राब्ता करने की भी कोशिश करेंगे। DNA कराने के लिए अब तक उन जो बाकियात मिली हैं उनकी फैमिलीज ने राब्ता नहीं किया है, और जबकि 23 अफराद ऐसे हैं जिनके DNA मैच हो गए हैं और उनकी लाशों को वर्षा के हवाले भी कर दिया गया है। मजीद भी डेवलपमेंट्स आती रहेंगी और काशान आपसे जानते रहेंगे कि सूरत हाल नज़र आ रही है, और जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है तो वहाँ पर कहाँ तक बात पहुँची। बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। बिल्कुल, और तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, मुहारकात क्या रहे, और जो इमदादी काम हैं उनकी क्या सूरत हाल है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा, इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात की गई हैं उसमें क्या पता चल सका है, क्या मुहारकात रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो अभी तक लापता अफराद हैं उनकी जाँच के लिए क्या किया जा रहा है? थैंक यू वेरी मच। देखें, जो आपका पहला सवाल के मुहरिकात जो इनिशियली गवर्नमेंट को इस वक्त समझ आ रहे हैं, वो एक फूल की दुकान में जो अंदर आर्टिफिशियल फ्लावर्स की दुकान थी, उसमें आग लगी है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई है। अच्छा, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो बहुत जल्दी फायर जो है वो पकड़ता है। अगर मैं मिसाल दूं कि क्रिसमस ट्री, यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद है, अगर आप क्रिसमस ट्री को के एक स्टेम को आग लगाएं तो 15 सेकंड में वो पूरा दरख्त जो क्रिसमस ट्री का बड़ा होता है वो जला देता है। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि वो प्लास्टिक के, आर्टिफिशियल प्लास्टिक के फ्लावर्स की दुकान थी, उसमें आग लगी है और वो आग बेकाबू हो गई, क्योंकि अंदर प्लास्टिक, बच्चों के खिलौने के लिए का सामान, कपड़ा, मुख्तलिफ किस्म के परफ्यूम्स, केमिकल्स, अंदर कॉस्मेटिक्स मौजूद थे, जिसकी वजह से आग जो है वो बहुत तेज़ी से पूरे प्लाजा में
फैली है और प्लाजा के अंदर कोई फायर सेफ्टी का निज़ाम नहीं था और उसकी वजह से अंदर दुकान वाले तो कोई तदबीर कर नहीं सके और बाहर से जो फायर फाइटिंग करने की कोशिश की जा रही थी वो उसमें वो आग को रोक नहीं सके। राइट, सादिया साहिबा ये बताएगा कि कुछ अफसरान भी मुअत्तल किए गए हैं, नाअहली पर उनका क्या लिंक क्रिएट किया गया है, किस किस को मुअत्तल किया गया है और उस पैराहे में क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है? देखिए एमसी कराची जिसकी अवलीन क्योंकि फायर ब्रिगेड का कराची का निज़ाम जो है सबसे बड़ा वो एमसी के अंडर है। एमसी कराची को मुअत्तल किया गया है और क्योंकि वैसे तो तमाम शवाहिद हुकूमत के पास मौजूद है, सीसीटीवी के फायर फाइटिंग का अमला, फायर फाइटिंग टेंडर्स जो थे वो वक्त पे पहुंचे, लेकिन ठीक है लोगों को शिकायत है तो उनको मुअत्तल किया गया है। हेल्थ सेक्रेटरी को इसलिए मुअत्तल किया गया है कि जो लोग एम्बुलेंसेस देर से पहुंची है उसके लिए उनको अंडर इन्वेस्टिगेशन किया गया है। इसी तरह मुख्तलिफ जो लोग हैं उनको सस्पेंड किया गया जो फौरी तौर पर ऑपरेशन के जिम्मेदार थे। बाकी SBCA में जो लोग होंगे जिम्मेदार उनके खिलाफ भी इंक्वायरी हो रही है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई। अच्छा सादिया साहिबा, हम ये देखते हैं कि जब एक हादसा हो जाता है, हादसा सानहे में बदल जाता है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो इदारे हैं वो मुतहरिक होते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम अब देखें, जो अब एक सर्वे किया गया है, जो इमारतें हैं ख़ास तौर पर कमर्शियल इमारतें हैं, वहाँ पर जो फायर सेफ्टी के आलात हैं वो 90% नहीं हैं। फिर हमने ये भी देखा कि सानहे के बाद जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो भी बड़ी एक्टिव हो गई। तो हादसा जब सानहे में बदल जाता है उसके बाद हमारे इदारे क्यों मुतहरिक होते हैं और इस पर सिंध हुकूमत अब क्या काम कर रही है? देखिए फायर सेफ्टी ऑडिट बिल्कुल इस शहर का 3-4 शाहराहों का हुआ था। अगर इम्प्लीमेंट होता तो शायद इस तरह के, लेकिन उस वक्त उसमें रुकावटें आई, बिजनेस कम्युनिटी ने सपोर्ट नहीं किया क्योंकि जाहिर सी बात है खर्चा होता है, अखराजात होते हैं, क्योंकि प्राइवेट ओनर्स है ना उनको करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट निशानदेही करेगी कि आपके पास ये नहीं है, एक टाइमलाइन देगी कि आपको ये काम करना है, लेकिन खर्चा होगा, पैसे खर्च होंगे, मेंटेनेंस होगी, ड्रिलिंग होगी, सारी चीज़ें होंगी। तो इसलिए प्राइवेट मालिकान ने उस वक्त और बिजनेस कम्युनिटी ने गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया। अब जो इस वक्त एक फायर ऑडिट की पिछली रिपोर्ट मौजूद है, नई रिपोर्ट मुरतब ऑडिट कराया जा रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज ने बहुत सारी बिल्डिंग्स को नोटिस भी दे दिए हैं। बिजनेस कम्युनिटी ने इंश्योर किया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कि वो सपोर्ट करेंगे और सिंध गवर्नमेंट ने उनको ये बताया है कि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी। एक अच्छा मेरे ख्याल में सादिया साहिबा पॉइंट है कि जहाँ पर आप और ताजिर बरादरी एक पेज पर आ गई है। मुझे ये बताएं कि ताजिर बरादरी मूव क्या होने जा रही है? लास्ट जो इस हवाले से खबरें आ रही थी वो ये कि शायद उनको पार्किंग एरिया जो है प्लाजा है वहाँ पर मूव करना है, ऐसी कोई खबरें हैं क्या? 2 बिल्डिंग्स ऑपोजिट टू गुल प्लाजा जो वहाँ कोई एक जगह पर 500 दुकानें और एक बिल्डिंग में 300 दुकानें मौजूद हैं 2 साल के लिए, क्योंकि कम से कम भी अगर गुल प्लाजा की तामीर नौ शुरू की जाएगी तो कम से कम भी 2 साल की टाइमलाइन होगी जब तक इन दुकानों में इन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। उन बिजनेस कम्युनिटी जिन्होंने वो जगह प्रोवाइड किया था, कारोबारी लोग मुतासिर हुए हैं जिनका सब कुछ खत्म हो गया है, वो दोबारा से अपना कारोबार शुरू कर सकें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू में। यहाँ पे ले रहे हैं ब्रेक, आप ले रहे हैं हमारे साथ।
वेलकम बैक अगैन। मुल्क का सियासी दर्जा हरारत एक बार फिर से ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ 8 फरवरी की कॉल वापस लेने को अभी तक तो तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इसके पीछे क्या कोई नया फार्मूला पक रहा है या सियासी महाजराई मजीद बढ़ने का अंदेशा है। उधर अगर कराची की हम बात करते हैं तो कराची में एक बार फिर कौमी सियासत के मरकज़ में है। पीपल्स पार्टी पर दबाव है, ख़ास तौर पर सानहे जो गुल प्लाजा पेश आया था उसके बाद फिर विफाक के हवाले करने के मुतालिबात और उस पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का जो सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है। तो क्या सिंध और विफाक के दरमियान जो इख्तियारात की नई जंग है वो शुरू होने जा रही है, और क्या मुआशी हब कराची की गवर्नेंस आने वाले दिनों में एक बड़ा सियासी इशू बनने जा रही है। ये बड़े अहम सवालात हैं जो और शुमाला एट दिस पॉइंट सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मुमकिना 28वीं आईनी तरमीम है, पीपल्स पार्टी किस हद तक मज़ाहमत करेगी इस पर। क्या ये तरमीम पार्लियामेंट में एक और बड़ा सियासी मार्का बनने जा रही है या नहीं, या इससे पहले जितनी भी तरमीम हुई हैं उस पर शोर शराबा होगा लेकिन तरमीम बाद में अफ़हाम तफ़हीम के साथ हो जाएंगी। ये सारे सवालात हम रखते हैं। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम साहब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात पर ज़रा बात कर लेते हैं। एक दफ़ा फिर से सुस्त रवि का शिकार नज़र आते हैं। क्या हो रहा है पसे पर्दा? शर्त है या सियासी हिकमत अमली का काम कर रही है? व्हाट डू यू थिंक इज़ हैपनिंग राइट नाउ? देखिए, सारा फोकस जो है ना वो 8 फरवरी पे चला गया है कि जब इन्होंने कॉल दिया पीटीआई ने कि कंट्री वाइड हम पहिया जाम करेंगे, शटर डाउन होगा। और इसके लिए आपने देखा कि जो नए लीडर ऑफ दी अपोजिशन महमूद खान अचरजई बनाए गए हैं, वो भी लग रहा है कि वो बातचीत का दरवाज़ा भी शायद खोलना चाहते हैं। और फिर दूसरी जो बात अंदर की बात है वो ये है कि शायद उनको लग रहा है कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब को हम साथ दे के नहीं चलते तो हम शायद वी वोंट बी एबल टू पुट अप अ ह्यूज सक्सेस। वो जो सामने आनी चाहिए हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए। अब मसला है कि पीटीआई के लोगों ने कह तो दिया है लेकिन इनके पास सड़कों पे आने के लिए लोग तैयार नहीं है। पंजाब 12 करोड़ का सूबा है, वहाँ से लोग निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल मुश्किलात हैं। यही वजह है कि एक तो उन्होंने फैसला किया कि जी इस्लामाबाद नहीं आएंगे, दूसरा है कि अपने अपने शहरों में एहतजाज करेंगे। अपरेंटली लग रहा है कि केपी की हद तक तो शायद ये बड़ा जलसा जुलूस कर लेंगे। पहले भी जलसे जुलूस उन्होंने वहाँ पे किए हैं, लेकिन बाकी शहरों में जिस तरह ये चाह रहे थे मोबिलाइज हो जाएं लोग, आपने देखा सीएम केपी जिस तरह चाह रहे थे, सुहेल अफरीदी वो पहले पंजाब गए फिर कराची भी गए, लेकिन यही कहा जा रहा है कि शायद उनका पार्टी स्ट्रक्चर सिंध में पंजाब में इतना मजबूत नहीं है। और फिर दूसरा लोग ये कह रहे हैं कि जी वोट तो हम दे सकते हैं लेकिन सड़क पे आके मार नहीं खाएंगे एक। और दूसरी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं पार्टी के अंदर, पार्लिमानी पार्टी के अंदर ज़्यादा इख्तलाफात हैं। पॉलिटिकल कमेटी आपने देखा 43 मेंबर की थी, उसको तोड़ के फिर अब 23 मेंबर की बना दी है, वहाँ पे इख्तलाफात हैं। फिर इनकी कोर कमेटी जो है ना वहाँ पे भी लोग रेगुलर शिरकत नहीं कर रहे होते। तो अब इनको नहीं समझ आ रही कि अब कॉल तो हमने दे दी, क्या करें। बिल्कुल ऐसा ही है। एहतशाम साहब हमें ये बताइएगा, ये जो तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी की कॉल है उसे बरकरार रखा है, तो क्या हुकूमत आखिरी लम्हे पर कोई सियासी रास्ता निकालने की कोशिश करेगी, या आपको लगता है कि अब जो एक टकराव है हुकूमत और पीटीआई के दरमियान वो नागुज़ीर हो चुका है? देखिए, जिस तरीके से अयाज सादिक साहब ने बाकायदा तौर पे उनको कहा है कि जी आके बैठें और इन्होंने मुलाकातें भी की थी, जिस तरीके से अचरजई साहब का नोटिफिकेशन कराने के लिए आपने देखा कैसर साहब वहाँ पे जाके बैठे, उसके बाद आपने देखा बैरिस्टर गौर जाके बैठे और उन्होंने जिस तरीके से, और जो उनके वो हैं चीफ वेब आमिर वो भी वहाँ पे गए हुए थे, तो वहाँ तो बड़ी अच्छी बातें की थी। उसके बाद जो इत्तलात यही थी कि उनके पास बाकायदा तौर पे आएंगे और ये जिस तरह उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पैगाम उन्होंने दिया उनको या सादिक साहब ने पीटीआई के लीडरों को क्या मिल के बैठ के बात करते हैं। लेकिन पीटीआई की एक मजबूरी बन गई है कि जो उनका सोशल मीडिया है या जिस तरीके से वो ऑपरेट कर रहे हैं, अब इनको लगता है कि हम अगर बातचीत की तरफ जाते हैं तो शायद लोग इसको कहेंगे ये साइन ऑफ वीकनेस है, वो भी नहीं करना चाहते। हुकूमत अपनी जगह मौजूद है। राना सनाउल्लाह जो आप देख लें पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, सेनेटर हैं, वो ये कह चुके हैं कि जी हमने दावत दी है, हम बैठने के लिए तैयार हैं। अयाज सादिक साहब कहते हैं जी मेरा फोरम जो पहले ही की तरह अब भी तैयार है, आज बैठ के बात करेंगे।
तो मेरा ख्याल है अब दोनों तरफ से तो कोशिश तो की जा रही है, लेकिन हार्ड लाइनर दोनों तरफ है, मैं आपको ये बता सकता एब्सोल्युटली हूँ। हमारी दर्द हार्ड जो है वो कम है, ट्रू और दैट। लेकिन पीटीआई के एहतशाम साइड साहब पे ये हार्ड बताइए लाइनर। कराची के मामले पर क्या होने जा रहा है? अचानक इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर क्यों नज़र आता है कराची को लेकर? पीपल्स पार्टी पर दबाव क्या बढ़ाया जा रहा है? जवाब की जो पीपी की सख्त सियासी हमले कर रही है, सो व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग? कराची के लिए क्या सोचा जा रहा है? पीटीआई इस मामले में तो पीछे है। पीटीआई का इतना वो कोई नहीं, सिवाय इसके कि वो अपोजिशन के तौर पे जो एक्यूज कर रहे होते हैं, हुकूमत की नाअहली का जिक्र कर रहे होते हैं कि जी क्यों नहीं बाकायदा तौर पे सिस्टम बना, इतना बड़ा कराची शहर है, सिवाय 2-1 जगहों के अलावा बाकी कोई वहाँ फायर फाइटिंग का सिस्टम नहीं है। वो तो अपनी जगह बात कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में ज़्यादा बहस जो तनकीद एक दूसरे पे हो रही है वो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने ज़्यादा। हुकूमत ने भी हल्की सी चुटकी ली है, जिस तरीके से एहसन इकबाल साहब ने 2 लोगों ने पार्लियामेंट में बयान दिया कि ये पीटीआई को पीपल्स पार्टी को देखना चाहिए, उनकी हुकूमत है, ये किस तरीके से गैर कानूनी तौर पे लोग जो है ना वो प्लाजे मंजूर करवा लेते हैं, लेकिन जो एसओपीज़ हैं उन पर अमल नहीं होता। जो जिस तरीके से फायर फाइटिंग का सिस्टम होना चाहिए, बाकायदा तौर पे ये मामलात इतने बेहतर होने चाहिए कि बाकायदा जिस तरीके से वो कहा जाता है कि इनके यहाँ वो लोगों को लाने का इंतज़ाम सही नहीं है, पार्किंग का कोई सिस्टम सही नहीं है, वो अपनी जगह पे। ये इख्तलाफात जिस तरीके से बयानात सिंध की हद तक आ रहे हैं वो तो चलते रहेंगे, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि जी देखें आज 9 दिन हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता मामला थम रहा है, फिर वो बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा। ये बड़ी अफसोसनाक बिल्कुल बात ऐसा ही है। कि कराची के बाद लेकिन एहतशाम साहब हम ये देख रहे हैं कि जो ख़ास तौर पर कराची की गवर्नेंस है उस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। तो क्या आपके ख्याल में वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान जो इख्तियारात की एक नई जंग है, एक नई बहस शुरू होने जा रही है? क्योंकि दोनों जानिब से हम देख रहे हैं कि बड़े सख्त और तुंदो तेज़ बयान दिए जा रहे हैं। देखें ये बातों की हद तक आ गया। इस तरीके से आपने देखा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा जी इसको कराची को फेडरल टेरिटरी बना दिया जाए, और ये कि जी दारुल हुकूमत जो है ना वो कराची को बना दिया जाए। इस तरफ बातें करने की हद तक है, ये अपने ओपोनेंट्स को टफ टाइम देने की एक बात होती है। दूसरा ये है कि अपोजिशन में रहते हुए एमक्यूएम का तरीका वारदात ही यही है कि उन्होंने कब किस वक्त कोई सियासी फ़ायदा उठाना होता है वो ये कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो असल बात है इत्तलात अंदर की है कि पीपल्स पार्टी के एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक हैं, और फिर आप देखने हो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इन दोनों को पता है कि मुश्तरका दुश्मन उनका पीटीआई है। अगर हम इकट्ठे ना हुए तो हमारी मुश्किलात हो जाएंगी, तो वो गिव एंड टेक कर लेते हैं। चाहे भले बात हो 18वीं तरमीम होगी, और उसके साथ साथ ये कहा जाता है कि जी एनएफसी अवार्ड को रिव्यू करने की बात है, वो भी बातें चलती रहेंगी। 28वीं तरमीम तो डेफिनेटली आएगी। एहतशाम साहब आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी टेक कर लेती है, तो कितने संजीदा लगते हैं फिर 28वीं तरमीम के हवाले से आपको पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और क्या ये मामला पार्लियामेंट में एक बड़ा सियासी मार्का भी बन सकता है? देखिए जी कभी भी पीपल्स पार्टी दबाव कभी भी इतना इस्तेमाल नहीं करेगी या धमकी नहीं देगी कि वो इस कोलेशन से बाहर निकल आए या पीटीआई के साथ हाथ मिला ले, कभी भी नहीं करेंगे। उनके इंटरेस्ट इसी बात में है कि पीएमएलएन के साथ रहें और एस्टैब्लिशमेंट की बात सुने। रहा सवाल 28वीं तरमीम का, 28वीं तरमीम आएगी, और ये मेरी इत्तला ये है कि बैकग्राउंड में प्राइवेटली ये बात पीपल्स पार्टी मान चुकी है कि जी ठीक है, आप वफाक का हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं एनएफसी के अवार्ड से तो आप कर लें। और ख़ास तौर पे तनाज़र यही है कि मई की जो 7 दिन की जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान को दिफा के लिए पैसे चाहिए। वो कहते हैं कि जी आप हमसे कोई अंडरटेकिंग ले लें, हम आपको बजट में कुछ कंसीड कर देंगे जितना पैसा हम दे सकते हैं, और इसी तरह से हम डेट सर्विसिंग के लिए एक बड़ा चंक हमारा वहाँ जाता है कर्ज़ों की अदायगी में, वहाँ हम आपको कुछ पैसा दे देंगे। पंजाब ने एग्री किया हुआ है, वो तैयार है इसके लिए। सिंध का मसला है, लेकिन लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ आ जाएंगे। 28वीं तरमीम मंजूर करने का हुकूमत का प्लान है। अब इसकी टाइमिंग देखने वाली बात है। अब तो 2/3 भी आ गई है उनके पास, अब मौलाना फजल रहमान की भी जरूरत नहीं है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त हुकूमत देखेगी कौन सा वक्त बेहतर है इस काम के लिए, कितनी कम से कम अपोजिशन हो, कम से कम ज़्यादा मीडिया में इसके बारे में बातें हो, तो ये वो अपनी बात मनवा लेंगे। और ये बात तय है कि डिफेंस बजट के लिए, डेट सर्विसिंग के लिए हुकूमत को पैसा चाहिए, उसके लिए एनएफसी अवार्ड को रिव्यू करते हैं या नहीं करते, ये कोई ना कोई इस मामले में पीपल्स पार्टी जो है ना वो हुकूमत की बात मान लेगी। एहतशाम साहब एक बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर अगर हम कराची की बात करते हैं तो कराची जो है वो इस वक्त कौमी सियासत का मरकज़ी मैदान नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? मुज़ाकरात होने जा रहे हैं या एहतजाज आपको लगता है कि बढ़ेगा? और ख़ास तौर पर जो
कौन सा महाज आपके ख्याल में हुकूमत के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान या बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर हम कराची की बात करते हैं तो? देखिए, हुकूमत के लिए सबसे बड़ा महाज जो है ना, वो मुझे नहीं लगता कि इंतखाबी महाज भी उनके लिए है। उनके लिए हुकूमत या पीपल्स पार्टी या पीटीआई के लिए उनके लिए मुश्किलात हैं। उनकी मुश्किलात हैं अपनी गवर्नेंस की, उनकी मुश्किलात हैं कारकर्दगी की। बड़ी शिद्दत के साथ उनको एहसास है कि अगर कारकर्दगी ना दिखाई, गुर्बत में कमी ना हुई, जॉब क्रिएशन ना हुई और मिस गवर्नेंस ख़त्म ना हुई और टर्न अराउंड इकॉनमी का ना हुआ, तो लोग हमें अगली दफ़ा वोट नहीं देंगे। इसके लिए मरीम नवाज़ अपने तौर पर बड़े एफर्ट भी कर रही हैं। जिस तरीके से बताया जाता है 23,000 से ज़्यादा उन्होंने 23,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें पंजाब में बना दी हैं और कुछ खासा काम कर रही हैं। और बाकी अपोजिशन के लोग भी कई हवाले से उनको सराह रहे होते हैं। तो उनको एहसास है कि इलेक्शन जीतने के लिए हमें कारकर्दगी दिखानी होगी। तो हुकूमत का सबसे बड़ा मसला इस वक्त यह है कि किस तरीके से परफॉर्मेंस दिखा के अगले इलेक्शन की तैयारी करवाई जाए। अदरवाइज उनके लिए कोई बड़ा दबाव नहीं है। उन्होंने पीटीआई को देख लिया 9 मई के बाद, 9 मई भी गुजर गया, फिर 26 नवंबर भी गुजर गई, कुछ नहीं कर सके, सिर्फ जल्द से जुलूस ही हैं। और हुकूमत इतनी मजबूत पोजीशन में है, एस्टैब्लिशमेंट साथ खड़ी है। आप बाहर की दुनिया देख लें, अमेरिकन देख लें, आप सऊदी अरब, यूएई और बाकी ममालिक जो है ना, वो सारे उनके साथ खड़े हैं। तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। उनकी इंटरनेशनल सतह पर भी रिकग्निशन मौजूदा हुकूमत की भी है। और इसी तरह से आप देख लें, एस्टैब्लिशमेंट हर मौके पे उनको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, उनको बार बार ये याद दहानी हमारी तरह यही की कराई जाती है कि इकॉनमी को बेहतर करने के लिए आप सही कदम उठाएं और ब्यूरोक्रेसी को लगाम दें। करप्ट प्रैक्टिसेस जितनी कम हो सकती हैं वो कम। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार एहतिशामुल हक साहब, जो मुल्की सियासी सूरत हाल है उस हवाले से हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और ख़ास तौर पर जो मौसम है वो तो ठंडा है, लेकिन जो सियासी मौसम है वो खासा गर्म है। और ख़ास तौर पर अगर हम सादे कराची की बात करते हैं तो कराची में बेइंतहा मसाइल हैं और इन मसाइल में अब हुकूमत को संजीदा होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से पै दर पे वाक़यात पेश आ रहे हैं, ख़ास तौर पर उनको अब एड्रेस करना और उनको हल करना ज़रूरी है, क्योंकि आवाज़ें अब बहुत उठ रही हैं। चलें इसी थॉट के साथ लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में सादिया एक बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है, एक बड़ी ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी आई है। खैबर पख्तूनख्वा में जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी अब पानी के बहरान से निमटने में बड़ा अहम किरदार अदा करती दिखाई दे रही है। सूबे के मुख्तलिफ अजला में नस्ब किए गए जो मिट्टी की नमी जांचने के स्मार्ट सेंसर्स हैं, वो किसानों को अंदाज़ों के बजाय अब रियल टाइम डाटा फराहम कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ जो आबपाशी का निज़ाम है वो बेहतर हो रहा है, बल्कि पानी की बचत हो रही है और फसलों की जो पैदावार है उसमें नुमाया इजाफा भी देखने में आ रहा है, जो बड़ा ज़बरदस्त आई थिंक दाम है। आई थिंक ये जो स्मार्ट सेंसर्स है ये किसानों को मोबाइल ऐप के थ्रू जो है वो अपडेट किया जाए करेंगे कि ज़मीन में वाकई पानी है या पानी कम है और कितनी पानी की ज़रूरत है और उनकी फसलों को कितना पानी ये ज़मीन प्रोवाइड कर सकती है। अच्छा, इस पर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी के फैलाव से जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं और उसके जो असरात हैं, ख़ासतौर पर फूड सिक्योरिटी के जो मामला हैं, उसमें खासी मदद मिल पाएगी और आबी वसाइल पर दबाव भी कम होगा। अब इस पर मज़ीद रिसर्च भी की जा रही है। बैन अक़वामी तंजीमें इस ज़राई शोबे के लिए एक मुमकिन गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मोहसिन हफीज़ है, प्रोग्राम डायरेक्टर हैं आप IWMI के लिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। ऑब्वियसली ये गेम चेंजर साबित हो रहा है, ख़ास करके पाकिस्तान के लिए। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, हम अडेप्ट नहीं कर पाए हैं नए जो एग्रीकल्चर करने के, कल्टिवेशन करने के, हम नए तरीके को फर्टिलाइजेशन करने के नए तरीकों को अभी तक अडेप्ट नहीं कर पाए हैं। ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, बट ये किस तरह से काम करेगा? ये सेंसर्स किस तरह से डिटेक्ट करेंगे कि कितनी नमी मौजूद है ज़मीन के नीचे? अस्सलामुअलैकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी प्लेयर के आप लोगों के मॉर्निंग शो में आऊँ। पाकिस्तान में जैसे आपने कहा कि एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा मसला है कि पानी की अवेलेबिलिटी। सरफेस वाटर की भी बात करते हैं, ग्राउंड वाटर की भी बात करते हैं कि हमारे पास जो वाटर सोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो स्केर्सिटी की तरफ हम जा रहे हैं। तो उसमें पाकिस्तान में 90% के करीब जो पानी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगता है और फार्मर्स को सबसे बड़ी जो इन्फॉर्मेशन ये चाहिए होती है कि उसे कितना पानी एक्यूरेटली लाना है। जब फार्मर्स को पानी की अवेलेबिलिटी की प्रॉपरली गाइडेंस नहीं होती तो फार्मर जितना भी पानी उसे अवेलेबल होता है, ही ट्राई टू अप्लाई द वाटर एज मच एज उसका है। हमने ये कि ऑस्ट्रेलिया से एक टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, कैमिलोन सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स हैं
ये फार्मर को बड़े सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लाइक ए ट्रैफिक लाइट डायग्राम में आपको बताते हैं कि ग्रीन जो है कि पानी की अभी आपके लिए इनफ है। उसके अलावा जो ब्लू है कि आपने एक्सेसिव पानी लगा दिया है, रेड है कि आप पानी का अगर नहीं लगेगा तो क्रॉप की हेल्थ को डैमेज होगा। ये जो क्रॉप जो भी आप ग्रो कर रहे हैं उसकी रूट जोन तक का है कि उसकी जो जड़ें हैं उस तक रूट तक का रहता है। और ये टेक्नोलॉजी से दुनिया में यूज़ हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में को 20 साल से यूज़ हो रही है। और इससे ये है कि आपके पानी की सेविंग बड़ी सब्सटेंशियल है। ये आपको फार्मर्स को बताता है कि आपकी पर्टिकुलरली क्रॉप डेप्थ के ऊपर कितना पानी है, पानी की आपको जरूरत है कि नहीं है। क्योंकि हमारा सप्लाई ड्रिवन सिस्टम है तो उसको हम लिंक कर रहे हैं कि फोरकास्टिंग के साथ भी हम कर रहे हैं ताकि फार्मर्स को बताया जाए। पहला तो फार्मर्स का एटीट्यूड है कि चेंज किया जाए कि एक्सेसिव पानी नहीं लगाना। और उसमें ये है कि जो अभी हमारे पास इनिशियल जो स्टडी के रिजल्ट आए हैं कि 400 के करीब हमने पंजाब, केपी और देन बलूचिस्तान में लगाए हैं। उसमें जो एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फीचर आ रहा है वो ये है कि 30% के करीब पानी की सेविंग है। तो फार्मर्स को जब पानी की सेविंग है उससे वो सारी चीज़ें उसे पता चलती हैं कि उससे कितना पानी लगाना है, बिल्कुल ठीक है। तो कब लगाना है। अच्छा सर, मैं ये बताइएगा, खासतौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, मौसमियाती तब्दीलियों का सामना करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि जब सैलाब आते हैं तो बड़े पैमाने पर फसलें जो हैं वो डूब जाती हैं, बड़ा नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। तो ये उस हवाले से भी कुछ मदद कर सकता है या फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? और दूसरा में ये बताइएगा कि इसकी कॉस्ट क्या है? दोनों बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। बिल्कुल, जो पानी में पाकिस्तान में 30 दिन की हमारे पास वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है कि वो 3 महीने में आता है, ठीक है। जो बारिशें होती हैं 84% के करीब, रिमेनिंग जो 9 मंथ में हमारे पास 16% के करीब बारिशें आती हैं। तो 30 डेज की स्टोरेज कैपेसिटी। जब पानी की कमी के लिए फार्मर्स क्या करते हैं कि ग्राउंड वाटर को एक्सेसिव यूज़ करते हैं। जब ग्राउंड वाटर को पंपिंग करते हैं तो उसकी एसोसिएटेड कास्ट है। तो ये जो आपको एक्यूरेटली बता के आपको ये ग्राउंड वाटर के ऊपर प्रेशर है उसको मैनेज कर सकता है, उसमें हेल्प करता है। एंड आल्सो जो है कि आपका पर्टिकुलरली जो हम एक और पंजाब गवर्नमेंट के साथ और केपी गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं कि ग्राउंड वाटर को जब फ्लड आए, फ्लड वाटर को हम ग्राउंड वाटर में स्टोर कर सकें ताकि पानी की जो अवेलेबिलिटी ओवरऑल बेटर कर सकें। इसकी जो कास्ट है, इसकी जो $20 के करीब है, रफली कह रहे हैं कि 5 से 6 हज़ार रुपये के करीब है इसकी कास्ट है। इसकी कास्ट बड़ी इकनॉमिकल है। एंड देन उसकी अडॉप्शन के लिए फार्मर्स बहुत जा रहे हैं, लेकिन अभी ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कमर्शियली डेवलप नहीं हो रही। तो हम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ लगे हुए कि इसको कैसे पाकिस्तान में एज ए कमर्शियल टेक्नोलॉजी के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया जाए ताकि हर फार्मर को अवेलेबिलिटी हो। राइट। अभी ये इनिशिएटिव सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लिए किया जा रहा है या दूसरे सूबों में भी इसके ऊपर रिसोर्सेज फिगर आउट की जा रही है कि वहाँ पर भी इस टेक्नोलॉजी को लाया जा सके? ये खैबर पख्तूनख्वा में हमने पर्टिकुलरली चारसदा और जो मानसरा है कि दो जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो FCDO यूके गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन से वाटर सोर्सेज अकाउंटेबिलिटी इन पाकिस्तान है, उस प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी लेके आए। ऐसे ही हम पंजाब में और रहीमजर खां एंड एज वेल एज इन दी उकाड़ा में और दैन दी चकवाल में ये टेक्नोलॉजी को हमने इंट्रोड्यूस करवाया है अंडर FCDO रैप प्रोजेक्ट में। और हमने EU के प्रोजेक्ट में इसी टेक्नोलॉजी को बलूचिस्तान में कुछ 4 जो रिवर बेसन है वहाँ पे हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। तो हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी हैज़ बीन नॉट ओनली इन केपी लेकिन पंजाब और इसका रिस्पांस कैसा आया है वहाँ के किसानों में? बिकॉज ऑब्वियसली ये आपके फ़ोन से कनेक्टेड है। बहुत सारे एरियाज़ में फीमेल फार्मर्स भी हैं। फीमेल फार्मर्स में इसका जो कंपैरिजन करें तो कम होता है, फ़ोन यूजेज बहुत कम होता है। तो एक्सेप्टेबिलिटी कितनी दिखी है, चाहे कैपिक हो या फिर बलूचिस्तान हो? अच्छा, उसमें हमने ये कि पर्टिकुलरली जो आपने फीमेल के हिसाब से किया है, ये टारगेटेड द वाटर यूजर एसोसिएशन जिनमें फीमेल की जो कह लें कि लीडिंग कर रही हैं। पर्टिकुलरली उकाड़ा में बड़ी सक्सेसफुल एग्जांपल हैं कि जो वुमेन के हमने ग्रुप को टारगेटेड किया। अभी रिसेंटली के करीब हमने उकाड़ा एंड रहीमजर खां में कुछ 700-800 के करीब जो फार्मर्स को गैदरिंग की थी। उसमें पर्टिकुलरली 200 के करीब फीमेल थी। तो फीमेल में जो टेक्नोलॉजी बिल्कुल आप कहते हैं कि ओवरऑल कम है, लेकिन हम पर्टिकुलरली फोकस वुमेन के अडॉप्शन की तरफ चल रहे हैं। तो रिस्पांस बहुत अच्छा है और वुमेन फार्मर्स आगे अगले फार्मर्स को रिकमेंड करती हैं। वुमेन फार्मर्स वो अप्रोचिंग अस, वेदर हम चकवाल की बात करें या रहीमजर खां की या मानसरा की, तो इसमें जो है कि 30 to 40% के करीब वाटर सेविंग है। पर्टिकुलरली वाटर सेविंग उन डिस्ट्रिक्ट में है जहाँ पे ग्राउंड वाटर की जो पंपिंग है वो ज़्यादा, उससे फार्मर्स की कॉस्ट भी बढ़ती है। तो दैट्स वन ऑफ द मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर फार्मर्स
कि जो बिल्कुल। पानी की जो कास्ट है वो कम होगी तो उससे वो अडॉप्शन की तरफ अच्छा जाएगा। सर, हमें ये बताइएगा, किसानों को क्या इस हवाले से अवेयर किया जा रहा है, उसका तरीक़ाकार क्या है कि इस टेक्नोलॉजी को किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है, उसका क्या तरीक़ाकार है? अच्छा, हमने किसानों के लिए जो है कि एक तो हमने अवेयरनेस सेशन किए थे जिनमें पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ और अनफॉर्म वाटर मैनेजमेंट के साथ हमने फार्मर्स के पर्टिकुलरली सेशन किए। उसके अलावा भी हम जो है कि अनफॉर्म वाटर मैनेजमेंट के साथ उकाड़ा में फील्ड ऑफिस है जहाँ पे हम ट्रेनिंग भी देते हैं, और हमारे जो फील्ड ऑफिसर हैं कि केपी में भी और पंजाब में भी वो लोगों के साथ फार्मर के साथ उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग मैनुअल बनाए हुए हैं जिनके फार्मर्स को देते हैं, और फार्मर्स को दूसरे फार्म पे भी बुलाते हैं जाके आके उन्हें टेक्नोलॉजी को पता चले। बड़ा इजी इसका यूज़ है, इसकी प्रॉपर हमने वीडियोज़ वगैरह बनाई हुई ट्रेनिंग मटेरियल है, एंड वी आर वर्किंग विद द फार्मर्स सिंस 2022 के साथ से ऑनवर्ड से हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो पाकिस्तान का एक बड़ा चैलेंज हैज़ बिन देयर रिसेंटली, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से अनप्रिडिक्टेबल रेन्स हैं और अनप्रिडिक्टेबल वेदर्स हैं, जिसकी वजह से बारिशें होती हैं और जब एक्सपेक्ट की जा रही होती है बारिशें तब नहीं हो रही होती। ये सिस्टम उस पानी के लिए कैसे आसानी पैदा कर सकता है जो बारिशों की वजह से या किसी डिज़ास्टर की वजह से जमा हो जाता है? और अगर मिसाल लें कि किसी सेंसर ने ऑलरेडी ये कैलकुलेट किया हुआ है कि ज़मीन के नीचे पानी इतना है कि आपको मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं है और फिर बारिश हो जाती है, तो क्या हम वेदर फोरकास्ट और इन सेंसर्स को साथ मिला के काम कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के साथ? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें 2 चीज़ें हैं। बिल्कुल आपका सवाल देख के रेनफॉल की वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, वेदर फोरकास्ट की भी एनालिसिस। हम उसमें 2 चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। एक तो ये है कि एग्रीकल्चर रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए वी आर वर्किंग सजेस्टिंग कि हम फार्म लेवल पे छोटे पॉन्ड इंट्रोड्यूस होने चाहिए, जो है कि वो पॉन्ड में पानी की स्टोरेज हो सके ताकि पानी के जब एक्सेसिव पानी आए वहाँ पे स्टोर हो, जब फार्मर्स को पानी चाहिए तो फार्मर यूज़ कर सके। उससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपको जो एक्सेसिव वाटर जो डैमेजेस हैं उसको भी जो फ्लड के आते हैं पर्टिकुलरली वो भी लोकल तौर पे जब सारी होगी तो वो बनेंगे। उसके लिए हमने नेचर बेस्ड सोल्यूशन की टेक्नोलॉजी है जो हमने कहने के चिकवाड़ डिस्ट्रिक्ट में 8 फार्म के ऊपर की जो पानी के स्टोरेज पॉन्ड बनाए हैं फार्मर के साथ, उसके साथ टेक्नोलॉजी उसी में साथ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बनाई है, सोलर इरिगेशन सिस्टम के साथ कपल करके वो हम सारी की सारी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड उसमें जो है कि बड़ा सक्सेसिव जो एग्जांपल्स हैं उनको कर सकते हैं। जो जहाँ तक आपका फोरकास्टिंग का है, पंजाब में उकाड़ा में हम पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके हम जो है कि इरिगेशन डिमांड फोरकास्टिंग को कर रहे हैं। उसकी इंफॉर्मेशन तो एक तो फार्मर्स को बता रहे हैं, सेकंड आल्सो भी हम पूरे एक कैनाल कमांड की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी गाइड कर रहे हैं कि अगर बारिशों में या फ्यूचर प्रोडक्शन में हाउ दे कुड बेटर एलोकेट रीएलोकेट द वाटर विद इन द इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो एंड आई एम रियली होप हमारे किसानों के लिए एक बड़ा रिवाइवल और खासतौर पर हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा रिवाइवल। वो बाजी लेगा जबरदस्त, डेफिनेटली। अच्छा, अपने व्यूअर्स से और आपसे भी मेरा एक सवाल है शुमाइला कि आपको कैसा महसूस होगा कि जब आपको एक सुबह आप सोकर उठें और आसमान पर एक के बजाय आपको 2-2 सूरज नजर आए? अच्छा, मुझे तो ऐसे लगेगा कि शायद मैं अभी नींद से उठी नहीं हूँ और शायद मैं ख्वाब देख रही हूँ, क्योंकि हकीकत में ऐसा होता नहीं है। अच्छा, हकीकत में कुछ इस तरह से ज़रूर हुआ है कि रूस का एक जजीरा है सखलेन, और वहाँ पर शहरी उस वक्त हैरान रह गए जब उनको ऐसा लगा कि आसमान पर एक नहीं है बल्कि 2 सूरज चमक रहे हैं, और कई लोगों ने ये समझा कि शायद कोई नायाब फलकी वाक़या पेश आ गया है, लेकिन माहिरीन ने फिर इसकी वजाहत की कि दरअसल कुदरत के खूबसूरत जो ये फरेब था उसका सामना लोगों को करना पड़ा। रिफ्लेक्शन सूरज का था जो कि नजर आया, जिसकी वजह से 2 सूरज नजर आए और लोग बड़े हैरान हुए, और उसकी वजह ये बताई गई है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, फ़ज़ा में मौजूद बर्फ़ के जो नन्हे क्रिस्टल्स हैं उन्होंने सूरज की रोशनी को इस तरह से रिफ्लेक्ट किया कि एक ही सूरज 2 जगह पर तुलू होता हुआ नज़र आया। कुदरत है, कुछ भी नज़ारा दिखा सकती है, और इस दिलकश मंजर को साइंसी ज़बान में सनडॉग कहा जाता है, जो इंतहाई सर्द मौसम में कभी कभार नज़र आ जाता है। या कराची पाकिस्तान वाले मेरे ख्याल में होप कर रहे होंगे कि हमें भी इस तरह का कुछ नज़र आए, लेकिन आई एम श्योर फर्स्ट टाइम मैं देखती तो मैं ज़रूर शॉक्ड हो जाती कि मैं क्या अपनी दुनिया में ही जागी हूँ या मैं किसी और प्लैनेट में जाग गई हूँ। बल देखने वालों के लिए डेफिनेटली ये एक नज़ारा ऐसा होगा जो शायद उन्हें ज़िंदगी भर याद रहेगा, और बहुत सारे शायद अपनी जनरेशन को बताएंगे कि हमने 2 सूरज जहाँ तक याद है, मैंने खैर पहली बार ये ऐसा कुछ सुना है कि ये 2 सूरज जो है वो किसी जजीरे पे देखे गए हैं।
वेल रूस के लोग तो मेरे ख्याल में खासे खुश और सरप्राइज्ड होंगे। अच्छा, हमारी अगली खबर जो है वो ये है कि भारत के यौम जमहूरिया पर कंट्रोल लाइन के दौरान कुछ हुआ, और वो क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम ले रहे हैं ब्रेक। वी विल सी यू आफ्टर दिस। वेलकम बैक। भारत का यौम जमहूरिया है और कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल है और सख्त लॉकडाउन नाफिज। जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में भारत मुखालिफ मुजाहरे और रैलियां भी निकाली जा रही हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक यौम स्याह मनाने का जो मकसद है वो आलमी बिरादरी को ये बावर कराना है कि भारत कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने से इनकारी है, और जो कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है उसने भी 26 जनवरी को यौम स्याह मनाने की कॉल दे रखी है। तो इस मामले पर क्या डेवलपमेंट होगी ये तो आपके साथ शेयर करते ही रहेंगे। एक बिल पास हुआ है और उस बिल ने खासी हलचल मचाई है, ख़ास तौर पर वो फीमेल जो ऑलरेडी चक्कर काट रही हैं अदालतों के बहुत सारे मामलात पर, एंड जिनको घरेलू तशद्दुद का या किसी और किस्म के इमोशनल एब्यूज़ का सामना है। ऐसे में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक डेवलपमेंट हुई और वो ये कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2026 मंजूर किया गया। बज़ाहिर ये बिल घरेलू तशद्दुद के खिलाफ एक सख्त और जामे कानूनी फ्रेमवर्क नज़र आ रहा है, मगर एट द सेम टाइम जो पाकिस्तानी माशरा है उसके तनाजुर में हम इसे देखते हैं अगर, तो इसको एक समाजी, नफ्सियाती और कानूनी असरात भी हैं जिस पर एक संजीदा बहस छिड़ गई है। और लोग ये समझ रहे हैं कि इस तरह के कानून से जो लोग हैं वो अपने आपसी जो घरेलू मसाइल हैं उनको घर पर ही निजी मसाइल को हल करने के बजाय अब इस बात पर तरजीह देंगे कि वो बार बार अदालत का रुख करें और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाएं और अपने सारे मामलात वहाँ जाकर रिजॉल्व करना चाहें, जो कि हमारी सोसाइटी का फिल वक्त नॉर्म नहीं है। बिल्कुल। बैरिस्टर वकास अबरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं। ये बिल जो है वो किस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकता है, इसमें जो चीज़ें शामिल की गई हैं वो क्या हमारे मुआशरती सिस्टम में आसानी से इससे कह सकते हैं कि डाइजेस्ट हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं? वकास साहब बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा ये जो बिल पास किया है पार्लियामेंट ने, ये हमारे मुआशरती सिस्टम के लिहाज से आप क्या समझते हैं, इम्प्लीमेंट हो सकेगा और फ़ायदेमंद कितना होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन जुए शेद लाने के मुतरादिफ है या हथेली पे तस्सु जमाने के मुतरादिफ है। वो इसलिए कि इस कानून के अंदर जो सबसे बुनियादी सेक्शन रखा गया, सेक्शन 3, जिसका सबसे ज़्यादा शोर होगा नजर आता है। इट इज़ ऑन टिप ऑफ एवरी टंग इन पाकिस्तान, इट इज़ ऑन द टॉप ऑफ द टाउन के पाकिस्तान के अंदर अगर कोई हावंद अपनी बीवी को घूरता है, सबसे पहले तो आप इस लफ्ज़ पे फोकस करें कि घूरता है, फिर सेकेंडली से थ्रेट करता है कि मैं दूसरी शादी करूंगा और फिर तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम्हें घर से निकाल दूंगा। चले, तलाक देना, घर से निकालना तो एक सवेर किस्म की वर्डिंग है, फ्रोशियस या फ्यूरियस किस्म की वर्डिंग है। लेकिन अगर एक शख्स अपनी बीवी को घूरता है तो उसे 3 साल की सजा, 1 लाख रुपया जुर्माना, और अगर वह जुर्माना अदा नहीं करेगा तो 6 महीने की एडिशनल सजा। ये इस कानून का लुबे-लुबाब में हासिल गज़ल है, जिसकी वजह से इसके बारे में बहुत सारी चैम गोइयाँ या क्या चलाइयाँ देखने को मिल रही हैं गुज़िश्ता 2 दिन से। और 2 दिन पहले इसका इतलाक इस्लामाबाद फेडरल टेरिटरी में हो चुका है। इस बिल को पास कर दिया गया। अगर कोई शख्स जो है अपनी बीवी के साथ साथ अपने बच्चों को भी अब्यूज करता है, गालम गलोच करता है घर के अंदर, तो उसके लिए भी 3 साल सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना। एट द सेम टाइम बीवी के घर वालों को बुरा भला कहता है, सल कलामी करता है, बदजुबानी करता है उनके घर वालों के बारे में, उसके लिए भी 3 साल सजा, 1 लाख रुपया जुर्माना। अच्छा, इस चीज को तो आप छोड़े कि ये खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और तक़द्दुस या तक़रीब के लिए बनाया गया है। अगर एक बीवी अपने हावंद के साथ बदजुबानी करती है, बद कलामी करती है, सल कलामी करती है, तो उस बीवी के लिए भी 3 साल सजा और 1 लाख रुपया जुर्माना। ये इस कानून के अंदर सारी चीजें एनंसिएटेड, न्यूमरेटेड जो है वो मिलती हैं। आई थिंक जो आपने बात की कि क्या प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली इसे इन्फोर्स भी किया जाएगा, इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा, तो शायद ये इंतहाई कठिन और दुश्वार काम है, क्योंकि कोई भी बीवी अपने हावंद के अगेंस्ट फैमिली कोर्ट में चली जाती है, क्योंकि इसके अंदर आपको लोकल पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा बल्कि फैमिली कोर्ट जाना पड़ेगा। और फैमिली लॉ जो 1964 के हैं उसके तहत सारी कार्रवाई चलेगी। वो ये कहती है कि मेरे हावंद ने मुझे घूरा या मेरे साथ बदतमीजी की, बदतहजीबी की,
तो वो गवाहन कहाँ से प्रोड्यूस करेगी? Absolutely. शायद वो जो है घर के अंदर उसका ससुर या उसका जो बाप है या उसकी जो सास है या बच्चे हैं, शायद वो तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाए ही ना। तो कोर्ट Right. ऑफ लॉ क्या एक बीवी के इस इसरार पे या इंसिस्टेंस पे या इस बात पे उस शोहर को 3 साल की सजा देगी? तो एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्टिमोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से, गवाही और शहादत के आई तबाह से थिंक अबरेज साहब शायद ये उन खवातीन को यूं प्रोटेक्ट करने के लिए या उन हजरात को भी यूं प्रोटेक्ट करने के लिए है। बहुत बार ऐसा होता है कि केस खवातीन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, मर्द हजरात उन्हें मार नहीं रहे होते लेकिन वो उन्हें इमोशनली अब्यूज़ कर रहे होते हैं, यानी उनको धमकियां दे रहे होते हैं, उनके माँ बाप के साथ बदतमीज़ी कर रहे होते हैं। कई बार बच्चों के सामने इस तरह के वाक़यात भी हो जाते हैं। तो हो सकता है बच्चे गवाही दे सकते हैं, आजकल आपके पास फ़ोन्स हैं, आप वीडियोज़ बना सकते हैं, क्या उसको भी एज एन एविडेंस लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो एडमिसिबल है कोर्ट ऑफ लॉ में। सेकेंडली एंड मोर इम्पोर्टेंट जो आपने बात की, जो एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड, इसके 2 प्रोस्पेक्टिव है। एक प्रोस्पेक्टिव जो पहले मैंने आपको वो गुजार किया, दूसरा प्रोस्पेक्टिव ये है कि जिन बच्चियों के नाम उखाड़ दिए जाते हैं, ससुराल की तरफ से रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, जिनके चेहरे पे तेजाब फेंक के, पेट्रोल फेंक के आग लगा दी जाती है, ये जो बड़ी बड़ी सानहात हादसा होते हैं, ये छोटी छोटी चीजों से इसका स्टार्ट होता है, छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी तल कलामियों से या आपस के मन मुटाव से या कंट्रोवर्सी से या बोन ऑफ कंटेंशन से ये चीजें जन्म लेती हैं। तो बिल्कुल उन चीजों को टैकल करने के लिए, कैटल करने के लिए, स्पॉट करने के लिए कानून जो है बड़ा खूबसूरत कानून साबित हो सकता है अगर इसे बोनाफाइड इंटेंशन के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इसके इस्तेमाल पे डिपेंड करता है। अगर कोई खातून जो है जिसको उसका खावंद उसके घर वालों के बारे में कुछ कहता है, चाहे 1 दफा कहता है, 2 दफा कहता है, अगर वो खातून जाके अपने जो शोहर के अगेंस्ट कोर्ट में जाके गवाही देती है, बयान करवाती है, उसके अगेंस्ट मुकदमा दर्ज करवाती है, तो क्या वो खातून जब घर आएगी या उसका हामद छुट के आएगा तो क्या उसे फूलों का हार पहनाएगा? शायद तलाक की रेशो में या खुला की रेशो में हमें इजाफा देखने को मिले। तो अगर खुला उसको जेल में भेजने के बाद होना है तो हदूदुल्लाह के अंदर एक शख्स मियाँ बीवी निभा नहीं कर सकते, तो वो अपनी राय खुद लेकिन जुदा आपको कर नहीं लें। लगता कि बैरिस्टर साहब हम कानून आपने एग्जैक्टली लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, शुमाइला अबरेज़ साहब आपसे मेरा सवाल भी ये है कि हम कानून सिर्फ इसलिए नहीं बना रहे होते कि हमने लोगों को जेलों में डालना होता है, हम कानून इसलिए बना रहे होते हैं कि लोगों के दिलों में डर हो कि आप खुलेआम अपनी बीवी पर तशद्दुद नहीं कर सकते, उन पर लेट्स से इमोशनली उन्हें अब्यूज नहीं कर सकते। और ये 2 वे भी है, यानी कि मर्द औरत पर या औरत मर्द के साथ भी इमोशनल अब्यूज दोनों की तरफ से होता है। और उसका जो सबसे ज्यादा असर होता है आपके घर में मौजूद बच्चे और जो माहौल इर्द गिर्द का खराब हो रहा होता है, उस वजह से भी होता है। तो कई बार आपको लोगों को सजा देने के लिए कानून नहीं बनाना होता, लोगों को उस पूरे सिनेरियो से बचाने के लिए भी आप कानून बनाते हैं। तो इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है। लॉ की फ्रेमिंग के फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है, उसके अंदर दिस इज द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव के लॉ की डेटरेंस क्रिएट करना असल में मकसद है। कानून को जब भी हम बनाते हैं, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस से कोई भी कानून आप ले लें, उसके अंदर जो इसका एलिमेंट ऑफ डेटरेंस जो है वो क्रिएट करना इसका मकसूद और मतलूब है कि लोगों के जहनों के रूप में ये चीज रक्स करेगी। अगर हम ये करेंगे तो ये हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि उनके साथ ये हो, लेकिन ये उनके साथ हो सकता है। लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, लॉ इसकी फेयरनेस क्रिएट करता है, इसकी डेटरेंस क्रिएट करता है और एक शख्स के जहनों के रूप में ये चीज रक्स करती है कि कल अगर मैं भी करूंगा तो मेरे साथ भी ये मामला हो सकता है, मेरी बीवी भी मेरे अगेंस्ट फैमिली कोर्ट के अंदर जा सकती है, जो इससे पहले लॉ के अंदर प्रोविजंस मौजूद नहीं थी। मैं अगर अपने बच्चों को इमोशनली अब्यूज करूंगा, अपने घर वालों को अब्यूज करूंगा, मैं किसी घर के अंदर रहने वाले शख्स को जो मेरे साथ रिलेशनशिप में है उसको अब्यूज करूंगा, उसको गालिब गलौज करूंगा, वर्बली कोई इस तरह के अल्फाज का इजहार करूंगा जो नागवार गुजरेंगे तो वो मेरे अगेंस्ट जा सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर बीवी शोर के साथ बदजुबानी या बदकलामी करती है, लेट्स से शोर कहता है मुझे खाना दो, कहती है मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी या खाना नहीं बना के ला सकती, तो इस कानून के अंदर तो ये भी चीजें लिखी गई है कि उस बदजुबानी या तल कलामी की सूरत में वो हामद उस बीवी के अगेंस्ट फैमिली कोर्ट में चला जाएगा, 3 साल सजा होगी और 1 लाख रुपया जुर्माना। अच्छा वकार साहब, अब यहाँ ये सवाल उठता है, अगर हम अपने पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम है उसको देखें तो इंसाफ मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि सालों हो गए उसके बाद जो है वो हकाइक सामने आते हैं। अगर एक शौहर या एक बीवी या कोई भी जो कि इस तरह के हालात का सामना कर रहा है, अगर वो फैमिली कोर्ट में जाता है तो ये क्या प्रोसेस इस तरह का है कि उसे बर वक्त इंसाफ मिलेगा, ये ना हो कि वो घर के मसले से निकला और अदालती मसलों में जा फंसा? ये समरी प्रोसेस है, देखिए इसके अंदर समरी प्रोसेस है
और 3 महीने के अंदर आइदर बाय हुक और क्रुक इस केस का फैसला कर दिया जाएगा। और जो खातून कोर्ट में जाएगी उसे प्रोटेक्शन दी जाएगी, जो प्रोटेक्शन कमेटियां इस कानून के नतीजे में एस्टेब्लिश की जाएंगी, और एश्योरेंस ली जाएगी उस खामन से कि अगर तुमने दोबारा ये काम किया, एफिडेविट बयान नकदी अदालत में लिख के दो, अगर तुमने दोबारा ये काम किया तो हमें तुम्हें जेल की सलाहों का पीछे भेज देंगे, 3 साल तुम्हें सलाह देंगे और 1 लाख रुपया जुर्माना भी करेंगे। लिहाजा वो खातून जो कि अदालत का दरवाजा खटखटाती है उसको ये इंश्योरेंस जरूर दी जाएगी, प्रोटेक्शन जरूर दी जाएगी, लेकिन क्वेश्चन मेरा वहीं पे है कि क्या वो खातून जब घर जाएगी, वो खामद अगर उसे तलाक दे देता है, वो खामद अगर उसे जो अपनी राह जुदा कर लेता है, तो शायद फिर उसकी फैमिली लाइफ या पाकिस्तान के अंदर जो इस निकाह के रिश्ते की हुर्मत थी, तकद्दुस थी, वो डैमेज हो, वो डिस्टॉर्ट हो। क्योंकि पंजाब भर के अंदर गुज़िश्ता साल के अंदर 2025 में हुला के केसेस की जो तादाद थी वो 2.25 लाख थी। 2.25 लाख केसेस के अंदर हुला के अंदर डिक्री जारी की गई, मियाँ बीवी के रिश्ते टूटे। अगर इस तरह के लॉज आते हैं, अदम बर्दाश्त बढ़ती है, आपसी मन मुटाव की वजह से, कंट्रोवर्सीज की वजह से शायद तलाकें बढ़ जाएं। अच्छा, दूसरी चीजें ये है कि इस तरह के लॉज जो है जब सिविलाइज्ड सोसाइटी में हम देखते हैं तो वहाँ पे बच्चियों की, पंजाब में वाकई ही शरह में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि खातीन में और लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ी है। अब वो नहीं चाहते कि सालों साल के तशद्दुद से वो खुद भी मुतासर हो, उनके बच्चे भी मुतासर हो और उनकी जिंदगियां भी खराब हो। बैरिस्टर साहब, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात। और ये जो कानून आ गया है इससे लोग वो फायदा हासिल कर सकेंगे जो इससे पहले कानून ना होने की वजह से वो कहीं नहीं जा सकते थे, उस इमोशनल अब्यूज की वजह से जिसका उनको साल से सामना करना बिल्कुल पड़ा। कानून बनाए जाते हैं और हमारी बेहतरी के लिए ही बनाए जाते हैं। अब इसका सही से अगर इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन ये हमारे लिए बेहतर होगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।